हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 800 प्लस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ का 5वां क्लास करवाने वाला हूं। अगर आपने इसके पहले के 4 क्लास की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 800 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन जरूर देखने के मिल जाएगा, इसलिए आप इन सभी क्लासेस को, इन 800 क्वेश्चंस को जरूर कवर कर लीजिएगा। मैं लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इन एक एक प्रश्नों को रट जाइए। 100% आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेगा, जो आपका एनुअल एग्जाम होगा सोशल साइंस का 2024 में। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस नए हैं तो आप इनको ध्यान से समझते हुए चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। इसका अगर आप आंसर सहित PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर सहित PDF अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन जो है उसमें ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो कि शामिल नहीं है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिए, और अगर आपके लिए क्वेश्चन नहीं है तो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिए, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन या फिर कंबोडिया। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हिंद चीन में आने वाला जो तीन ही राष्ट्र है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, यही तो तीन आते हैं। जो चीन है यही तो इस राष्ट्र में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। वियना कांग्रेस कब हुआ था? यह जो वियना कांग्रेस था यह कब हुआ था? 1815 में, 1820 में, 1848 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गुरदयाल सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, लाला हरदयाल ने, फिर सोहन सिंह बाखन्ना ने। तो जो भारत में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वह लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? जो द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया था तो उस महायुद्ध के समाप्त होने के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क संस्था का, नाटो संस्था का, ओपेक संस्था का, या फिर यूरोपीय संघ संस्था का? तो उस जो नए संस्था का जो उदय हुआ था उस संस्था का नाम था सार्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्क। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? जो नरोत्तम सिहानुक थे वे किस देश के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या फिर कंबोडिया के? तो जो नरोत्तम सिहानुक थे वे कंबोडिया देश के ही तो शासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया देश के शासक थे। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? अर्थात जो वाष्प से चलने वाला इंजन का आविष्कार किया था वह किसने किया था? अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन या रॉबर्ट फुल्टन ने? तो जो वाष्प चालित इंजन था उस वाष्प चालित इंजन का जो आविष्कार किया था वह जेम्स वाट ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको टिस्को भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1814 में, 1907 में, 1915 में, फिर 1923 ईस्वी में। तो जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है उसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 में। गोल घर कहाँ स्थित है? यह जो गोल घर आप अच्छे से जानते हैं कहाँ है, कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में या फिर गया में? तो गोल घर हमारे पटना में ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है संस्कृत में भी और सोशल साइंस में भी कि गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया था? तो गोल घर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से करवाया गया था। गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील को लागू की थी? वुडरो विल्सन ने, FD रूजवेल्ट ने, अब्राहम लिंकन ने या फिर जॉन F कैनेडी ने? तो ऐसा कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति था जिसने न्यूज डील को लागू किया था? तो FD रूजवेल्ट ने ही इस नियम को लागू किया था, न्यूज डील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम था FD रूजवेल्ट।
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? यह जो नेपोलियन संहिता यह किस वर्ष लागू की गई थी? 1789 में, 1791 में, 1801 में या फिर 1804 ईस्वी में? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डेट वाले क्वेश्चन में, और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी वह कब हुई थी? 1864 में, 66 में, 70 में, फिर 1871 ईस्वी में? तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें नीचे के रेड बटन को दबाकर, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या फिर पोलैंड में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? अर्थात 1991 ईस्वी में इनमें से कौन अस्तित्व में आया था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट, नई आर्थिक नीति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तीनों की तीनों चीज़ 1991 में अस्तित्व में नहीं आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ 1991 ईस्वी में अस्तित्व में नहीं आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन या फिर वन? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि रिलेटेड क्षेत्र होता है, उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है। तो आप प्राथमिक ऐसा कौन सा आर्थिक क्रिया है जिस क्रिया को प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं किया जाता है? तो मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, बैंकिंग यह नहीं आता है, खनन और वन आता है। तो यह जो बैंकिंग है यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और सेवा क्षेत्र हमारा द्वितीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित बैंकिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकिंग। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? अर्थात इन चार जगहों का नाम दिया गया, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम, और पूछा जा रहा है कि कौन से उद्योग के केंद्र है? सीमेंट उद्योग के, चीनी उद्योग के, आयरन और स्टील उद्योग के या फिर वस्त्र उद्योग के? तो जमशेद, दुर्गापुर और भिलाई और सलेम आयरन एंड स्टील के उद्योग के केंद्र हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरन और स्टील के। प्रति व्यक्ति आय का आय से है, जो प्रति व्यक्ति आय है उसका आय से क्या होता है? संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से, फिर सीमांत आय से। तो प्रति व्यक्ति आय का आय से हमारे औसत आय से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एवरेज में जो हमारा इनकम होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औसत आय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वह कब हुआ था? 50 में, 51 में, 1952 में, फिर 1955 ईस्वी में? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसका गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा है, जो बांग्लादेश की करेंसी है वह क्या है? रुपया, डॉलर, कोरोना या फिर टका? तो आप रुपया तो अच्छे से जानते हैं कि रुपया हमारे भारत देश की करेंसी है, हमारे भारत देश की मुद्रा है। तो जो बांग्लादेश की मुद्रा है टका है, मतलब बांग्लादेश में टका करेंसी चलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टका। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय से, पारिवारिक आय से, सार्वजनिक उपक्रमों की आय से, फिर उत्पादन के साधनों की आय से। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वह उत्पादन साधनों की आय से ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय से। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? 1968 में, 86 में, 84 में या फिर 1976 ईस्वी में? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? जो भूमि विकास बैंक होता है उसके द्वारा कौन सा लोन प्रदान किया जाता है, कौन सा ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या फिर इनमें से सभी? तो भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन जो ऋण होता है, क्योंकि भूमि खरीदने की बात हो रही है तो दीर्घकालीन ऋण ही प्रकार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था? तो जो हमारा भारत है इस भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में जो आर्थिक प्रणाली पाई जाती है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की पाई जाती है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है वह किससे संबंधित है? सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से या फिर कृष्णा से? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो संबंधित है वह कृष्णा नदी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा से संबंधित परियोजना है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? मतलब 26 दिसंबर 2004 ईस्वी के विश्व का कौन सा भाग था जो कि सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी? तो जो बंगाल की खाड़ी है यही 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को भाग जो था सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से।
सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो सामान्य कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, जो सामान्य संचार व्यवस्था रहता है, उसके बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी होना, टावरों की ऊंचाई में कमी होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, केबलों का टूट जाना। जब केबल टूट जाता है तो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केबल का टूट जाना। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, जो बाढ़ है वह किसको क्षति पहुंचाती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब बाढ़ आता है तो वह फसलों को भी हानि पहुंचाती है, पशुओं को भी और भवनों को भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी को बाढ़ क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी, फलों को भी, और फसलों को भी, और भवनों को भी। सर्वनिम्न चतुर्भुज संबंधित है। जो सर्वनिम्न चतुर्भुज है यह किससे संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, या फिर वनभू मार्गों से। तो सर्वनिम्न चतुर्भुज सड़क मार्गों से संबंधित है नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वनिम्न चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्गों से। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, मतलब जब बाढ़ आ जाता है तो उस बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर चला जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए, या फिर कहीं नहीं जाना चाहिए? तो जब भी बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय हम लोगों को उच्च भूमि पर अर्थात ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, ताकि हम लोग बाढ़ की चपेट में ना आए, उस पानी से बच जाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए उच्च भूमि पर। निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अर्थात ये सभी के सभी राजनीतिक दल दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो भारतीय भारतीय भारतीय, ये तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं होते, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए। तो जो जनता दल यूनाइटेड है यही एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। पंचायत का चुनाव जो होता है वह कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, या फिर राज्य सरकार? तो ये जो पंचायत का चुनाव होता है, इस पंचायत के चुनाव को राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, या फिर पंजाब से? तो भारत का जो राजस्थान राज्य है, इसी राज्य से तो सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तभी तो यह सभी राज्यों में फैल गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए माना जाता था? मतलब जो वर्ष 1975 का समय था उसमें भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता था? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो उसको भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय देश में एक आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो ताड़ी विरोधी आंदोलन थी वह किस प्रांत में शुरू की गई थी? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में? तो यह जो ताड़ी विरोध मतलब ताड़ी का विरोध करने का जो आंदोलन हुआ था वह आंध्र प्रदेश में हुआ था सबसे पहले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका शुरुआत आंध्र प्रदेश से किया गया था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? मतलब जो धर्म होते हैं उसको समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर जातिवादी? तो सांप्रदायिकता में ही धर्म को समुदाय का मुख्य आधार माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सांप्रदायिक। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है? तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव होता है उसको कम करती है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन किया गया था उस सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के संबंधों को बेहतर बनाना, या फिर सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना? तो नेपाल में सप्तदलीय जो संगठन है उस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उन संबंधों को बेहतर बनाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अर्थात भारत के राज्यों का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, या फिर छत्तीसगढ़? तो भारत का जो झारखंड राज्य है वही सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड।
सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, मतलब सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक किस राज्य में होता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मेघालय में। तो आप जानते हैं कि जो राजस्थान है उसमें थार मरुस्थल है, रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सूर्य का जो प्रकाश है बहुत तेज़ी से आता है, तो वही जगह सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है वह राजस्थान है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना या फिर सोन नदी घाटी परियोजना। तो बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी उस परियोजना का नाम था कोसी नदी घाटी परियोजना। और क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि बिहार का शो किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, और बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना भी कोसी नदी घाटी परियोजना ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी घाटी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में या फिर केरल में। तो जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वह पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो इनमें जो प्राकृतिक ऊर्जा का प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन जो विद्युत है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? मतलब जो पूर्व मध्य रेल है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, फिर हाजीपुर में। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। चावल है, जो चावल है ये क्या है? एक खरीफ फसल है, एक रबी फसल है, एक जायद फसल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। गेहूँ कौन सा फसल है, चावल कौन सा फसल है, मक्का कौन सा फसल है। तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद किए हुए रहिएगा कि चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सी कंपनी है जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल या फिर टिस्को। तो टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर ये तो निजी क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन ये जो सेल है यह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जिस खनिज का संबंध कोडरमा से, मतलब वह खनिज कोडरमा में पाया जाता है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोह अयस्क या फिर तांबा। तो यह जो अभ्रक है यही खनिज कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा में अभ्रक का उत्पादन अधिक होता है, कोडरमा में खनिज जो है अभ्रक वह अधिक मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोडरमा से जो संबंधित खनिज है वह अभ्रक है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? यह जो ऑपरेशन फ्लड है इसका दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम है वह श्वेत क्रांति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं, और पूछा जा रहा है कि बिहार के उन 38 जिलों में से ऐसा कौन सा 2 जिला है जो कि लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा या फिर मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो जो मुजफ्फरपुर और वैशाली हैं यही 2 ऐसे जिले हैं जो कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुजफ्फर और वैशाली। आय तथा उपभोग में अंतर विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहलाता है। तो आय तथा उपभोग मतलब इनकम एंड स्पेंड में जो अंतर है वह क्या कहलाता है? तो उनमें जो अंतर होता है वह बचत कहलाता है, क्योंकि आप जितना इनकम करते हैं और उससे बचा के कुछ स्पेंड करते हैं तो उसका जो डिफरेंस होगा वह बचत कहलाएगा, सेविंग कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत कहलाता है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा जमा है जो कि व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? स्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष या फिर आवर्ती जमा। तो यह जो अधिविकर्ष है यही व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिविकर्ष व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? मतलब पूंजी बाजार में जो लेन देन होता है वह किस प्रकार का होता है? अल्पकाल का, दीर्घकाल का, एवं भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी बाजार में हमेशा दीर्घकाल का ऋणों का लेन देन होता है, मतलब लंबे समय तक का ऋण लिया जाता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजी बाजार में दीर्घकाल तक के ऋणों का लेन देन होता है।
किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को किसके द्वारा कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, फिर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस पंक्ति को कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इस पंक्ति को कहा था। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा घटक है जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा या फिर यातायात। तो ये जो शिक्षा है यह गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या फिर प्राकृतिक ऊर्जा। तो सबसे पहले हमको बताते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उसे कहा जाता है जो एक बार बनने के बाद उसको दोबारा बनाने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है, मतलब उसका जो भंडार होता है वह सीमित होता है, वह समाप्त होने हो गया होता है। तो पेट्रोलियम, कोयला और पारंपरिक जो प्राकृतिक गैस, ये सभी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन गैर पारंपरिक उसे कहा जाता है जिसको आप पुनः फिर से बना सकते हैं, उसको उपयोग में बार बार लाया जा सकता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है यही एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा ही गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गोंडवाना समूह के कोयले थे उन कोयलों का जो निर्माण हुआ था वह 20 लाख वर्ष पूर्व ही हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 लाख वर्ष पूर्व। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जो कि खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन खरीफ की फसल कौन है? चावल, मक्का, कपास या फिर इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि जो खरीफ की फसल है वह चावल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चावल। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ की फसल चावल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चावल। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जो कि रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना या फिर सन। तो सन, जूट और कपास ये तो रेशेदार फसल है, लेकिन जो गन्ना है यह रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना एक रेशेदार फसल नहीं है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? यह जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है कांडला, यह कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो यह जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है यह गुजरात में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फिर इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? मुद्रण कला का मतलब होता है टाइपिंग। तो यह जो प्रिंटिंग का मुद्रण कला का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में, किसने किया था? हैमिल्टन ने, कैक्सटन ने, एडिसन या फिर स्मिथ ने। तो इस पंक्ति को, इस नियम को जो शुरू किया था वह कैक्सटन ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की थी। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाती है? जो 1917 की पहली रूस की क्रांति थी वह रूस की क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति। तो 1917 की जो पहली रूस की क्रांति थी उस क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? जो लाल सेना है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था, ट्रास्टस्की ने था, फिर कोस्की ने किया था। तो जो लाल सेना था इस लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1906 में, 1929 में या फिर 1936 ईस्वी में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तख्त जी हरमंदिर जी साहिब मंदिर कहाँ स्थित है? जो तख्त श्री हरमंदिर जी है साहिब वह कहाँ स्थित है? पटना में, अमृतसर में, दिल्ली में या फिर आगरा में। तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहब जो स्थित है वह पटना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यह जो सिपाही विद्रोह है किस ईस्वी को हुआ था? 1855 में, 57 में, 85 में या फिर 1887 ईस्वी में। जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हमारा श्वेत क्रांति है इसका जो संबंध है वह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से थे? तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा बिहार राज्य है इसका दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 22 मार्च को, 23 जून को या फिर 25 अगस्त को। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपको यह क्वेश्चन याद रहना चाहिए क्योंकि हम लोग बिहार के निवासी हैं। तो जो बिहार दिवस मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में या फिर भागलपुर में। तो जो सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है वह सोनपुर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन सोनपुर में किया जाता है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का सबसे मकबरा स्थित है? मतलब सासाराम में ऐसा कौन सा ऐतिहासिक शासक था जिसका मकबरा अभी तक स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी का, औरंगजेब का, शेरशाह सूरी का या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो जो सासाराम ऐतिहासिक शासक थे उस शासक का नाम था शेरशाह सूरी। उन्हीं का मकबरा अभी भी वहां पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? यह एक यंत्र का नाम है फ्लाइंग शटल मशीन। तो इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स आर्ब्रिज ने, जॉन के ने, रॉबर्ट फुल्टन या फिर जेम्स वाट ने? तो यह जो फ्लाइंग शटल मशीन है इसका निर्माण किया था, इसका आविष्कार किया था जॉन के ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन के ने। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? यह एक प्लांट का नाम है दुर्गापुर स्टील प्लांट, वहाँ स्टील का उत्पादन होता है। तो यह जो है कहाँ इस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, फिर झारखंड में? तो यह जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। सेडान युद्ध कब हुआ था? यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है युद्ध वाले क्वेश्चन में। तो पूछा जा रहा है कि सेडान युद्ध कब हुआ था? 1871 में, 70 में, 1848 में या फिर 1815 ईस्वी में? तो यह जो सेडान युद्ध है यह 1870 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। हीगेल कौन था? जो हीगेल था वह कौन था? एक जर्मन चांसलर था, एक राजनीतिक था, एक दार्शनिक था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो जो हीगेल था वह एक सिंपल सा दार्शनिक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दार्शनिक। हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, इस समझौता को कौन सा समझौता कहा जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या फिर इनमें से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं? तो 1946 ईस्वी में मार्च में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, इस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1905 में, 11 में, 1915 में, फिर 1922 ईस्वी में? तो जो बंगाल विभाजन है वह 1905 ईस्वी में निरस्त किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में निरस्त किया गया था। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा भूकंपीय तरंग है जिसकी गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर टी तरंग? तो यह जो कौन सा इसमें तरंग पूछा जा रहा है, तो जो एस तरंग होता है यही इसकी तरंग, भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस तरंग की भूकंपीय तरंग जो होती है वह गहनता सबसे कम होती है। कुल जल का कितना प्रतिशत ही महासागरों में है? मतलब हमारा जो पृथ्वी पर ऐसा कितना प्रतिशत जल है जिसका कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में? 80%, 85%, 95% या फिर 97%? तो कुल जल का 97% भाग महासागरों में और जो 3% जल है वह पीने योग्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 97%। और इतना अधिक जल होने के कारण ही तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यह भी आता है कि जल की वृहत के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल जल का 97% भाग महासागरों में। बिहार की किस नदी घाटी का परियोजना नहीं है? मतलब इनमें से ऐसी कौन सी नदी घाटी है जो कि बिहार की नहीं है? सोन, गंडक, कोसी या फिर पुनपुन? तो यह जो पुनपुन नदी घाटी परियोजना है ये बिहार की परियोजना नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार का एक पुनपुन नदी है और उस नदी पर किसी भी प्रकार की नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनपुन। गेहूं फसल है, तो इससे पहले अपने क्वेश्चन में पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि गेहूं कौन सा फसल है, चावल कौन सा फसल है, मक्का कौन सा फसल है। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन यह है कि गेहूं फसल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो चावल होता है खरीफ फसल और गेहूं होता है रबी फसल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं फसल है तो गेहूं एक रबी फसल है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे होता है? जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका संबंध इनमें किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से या फिर संघीय व्यवस्था से? तो जो बलवंत राय मेहता थे उनका जो समिति था उसका संबंध है इनमें से पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ के माध्यम से इन क्वेश्चंस को और अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को हम तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।